जय श्री राम। वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। और इस सेशन में हम हिंदी ग्रामर के क्रिया शब्द के बारे में, क्रिया चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था तो उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय पढ़ते हैं ना हिंदी में। अभी हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो सेशन है ये प्योर हिंदी में कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इंग्लिश में जो क्रिया है वो आपको बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जिनको समझने में हेल्प करने वाली है। तो इससे पहले ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम आपका क्रिया का कंसेप्ट क्लियर करें। बहुत लोगों को लगता है कि क्रिया चैप्टर है वो बहुत आसान है, आसान तो है, तब आसान है जब आप समझ लेते हैं। अगर आप नहीं समझे हैं तो आपके पास आधी अधूरी बातें हैं और आधी अधूरी पर बातों पर हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले क्रिया क्या होती है? जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना समझ में आए, क्रिया कहते हैं। मतलब अगर कोई सेंटेंस है तो सेंटेंस फॉर्मेशन किस लिए होता है? कोई कर्ता होंगे और वो कर्ता कोई कार्य कर रहे होंगे। मतलब वाक्य में कम से कम दो चीजें तो होनी आवश्यक है, एक कर्ता है और एक क्रिया है। इनके बिना वाक्य बन ही नहीं सकता है। हम आपको बताएंगे कि बिना कर्ता के भी वाक्य बन सकता है, प्रोवाइडेड क्रिया होनी चाहिए। अर्थात बिना क्रिया का कोई सेंटेंस नहीं बन सकता है, इतना मुख्य है ये क्रिया। तो जैसे इसमें बता रहे हैं उदाहरण उसका उठना, बैठना, पढ़ना, जाना, ये मोबाइल देखना, वीडियो रिकॉर्ड करना, प्ले करना, ये सब क्रिया के अंदर आ रहा है। इसके लिए हमें कुछ कार्य करने पड़ रहे हैं। क्रिया एक विकारी शब्द है। जब रचना की बात हम करते हैं तो शब्द होते हैं वो दो तरह के होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया ये सब विकारी में आते हैं और विशेषण और अव्यय अविकारी में आते हैं। तो क्रिया जो है विकारी है। जब हम यूज करते हैं विकारी शब्द, तो विकारी शब्द का मतलब ये होता है कि वाक्य के लिंग, वचन और पुरुष, जेंडर, नंबर एंड पर्सन, वाक्य के जेंडर, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया का जो रूप है उसका परिवर्तन होता रहता है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। राम पढ़ता है ना, सोहन पढ़ता है, दो लोग पढ़ते हैं, पढ़ता है का क्या हो गया? पढ़ते हैं हो गया। और गीता पढ़ती है हो गया। तो यहां पर क्या हो गया? पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है। तो जो पढ़ना जो है, इस पढ़ना में विकार आ रहा है। किसके चलते विकार आ रहा है? जो नाउन या प्रोनाउन है उसके लिंग, उसके वचन, उसके पुरुष, इन तीन के चलते उसमें विकार आ रहा है। अगर पुल्लिंग है तो पढ़ता है, अगर बहुवचन हो गए तो पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग है तो पढ़ती है। तो ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। ग्रामर में बहुत ऐसे भी शब्द होते हैं जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे आप पुरुष बदलें, जेंडर बदलें या पर्सन बदलें, कोई बदलाव नहीं होता। और ऐसे को हम अविकारी कहते हैं। अभी हम विकारी पढ़ रहे हैं। यहां भी लिया हुआ है रूप, लिंग, वचन और पुरुष, जिसके रूप, लिंग, वचन और पुरुष के कर्ता के अनुसार बदलते रहते हैं। तो क्रिया की परिभाषा, जिस शब्द से के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। पढ़ना, खाना, पीना, जाना। ऐसा देखा गया है कि मोस्टली शब्दों के अंत में ना लगा होता है, ना। और इन ना लगने वाले शब्दों को हम क्रियावाचक शब्द कहते हैं। क्रिया का अर्थ होता है करना। प्रत्येक भाषा के वाक्य में क्रिया का बहुत महत्व होता है। प्रत्येक वाक्य क्रिया से ही पूरी होती है। क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है। क्रिया को करने वाला ही कर्ता कहलाता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, बाहर बारिश हो रही है, बाजार में टमाटर बिक रहे हैं, बच्चा पलंग से गिर गया।
तो ये सब क्या है, इसमें पढ़ रहा है, हो रही है, फटा, गिरा, ये सब क्रिया है। इसमें क्या हो रहा है, क्रिया किया जा रहा है और क्रिया जैसे पड़ गया, गिर गया, ये सब अपने आप हो रहे हैं। ठीक है जी। तो वाक्य में क्रिया का महत्व अगर समझना है तो वाक्य में क्रिया का इतना अधिक महत्व है कि कर्ता अथवा अन्य योजकों का प्रयोग न होने पर भी केवल क्रिया से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जी हाँ, बहुत से ऐसे सेंटेंस है जिसमें कर्ता ना हो तब भी अगर उपयुक्त क्रिया लगा दी जाए तो उसका वाक्य स्पष्ट हो जाता है। देखिए ये कुछ एग्जांपल्स, और इसमें कहीं भी कर्ता नहीं है। पानी लाओ, कहां करता है, कहां कर्म है, कहां विशेषण है, सिर्फ पानी लाओ बोल रहे हैं, क्रिया है, पानी लाना क्रिया है। चुपचाप बैठ जाओ, कहीं भी करता नहीं है इसमें। रुको, एक्सेप्ट क्रिया कुछ भी नहीं है इसमें। वो जाओ, एक्सेप्ट क्रिया कुछ भी इसमें नहीं है, सेंटेंस पूरा हो रहा है। तो कहा जा सकता है कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता हो उन्हें क्रिया कहते हैं। हिंदी में क्रिया के कुछ भेद होते हैं। कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक क्रिया होती है, और रचना के आधार पर ये संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो ये भेद देख लीजिएगा, रचना के आधार पर ये चार हैं और कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक है। सकर्मक और अकर्मक इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉमन यूज में है। वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़ करके कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब क्रिया के साथ कर्म है, सकर्मक क्रिया। क्रिया ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म भी है वो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे आराम आम खाता है, क्रिया क्या है, खाता है, उसके साथ कर्म क्या लग गया, आम। क्या खाता है, आम खाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म फल हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर पड़े, कर्म पर पड़े। प्रश्न होता है कि राम क्या खाता है, उत्तर है कि राम आम खाता है। इस तरह आम का सीधा संबंध खाने से हो गया, अतः आम कर्म कारक है। यहाँ पर राम के खाने का फल आम पर है, अर्थात कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए खाना क्रिया सकर्मक है। सारी क्रियाएं सकर्मक नहीं होती, कुछ अकर्मक भी होती हैं। अकर्मक मीन्स अकर्म, अकर्म क्रिया, वैसी क्रिया जिसमें कर्म होता ही नहीं है। तो वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया का अर्थ कर्म के बिना होता है, अर्थात अकर्मक क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है। अकर्मक शब्द अ और कर्मक से मिलकर बना है, जहां अ उपसर्ग का अर्थ है बिना, कर्मक का अर्थ है कर्म के। तो इस तरीके से बिना कर्म वाली क्रिया होती है। जैसे बिना कर्म वाली क्रिया का अगर हम एग्जाम्पल लें तो कह लीजिए कि बच्चा सोता है, क्या सोता है, अब बोलिए कि बच्चा खाता है, तो क्या खाता है, रोटी दूध खाता है, आम खाता है, चावल खाता है, ये सब डालेंगे तो वो कर्म सकर्मक हो जाएगी। बच्चा सोता है, क्या सोता है, कुछ नहीं पता क्या सोता है। सोना में क्या लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ? गाय बैठती है, क्या बैठती है, उसका कोई कर्म नहीं होता, क्या बैठती है। तो बहुत से ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके साथ कर्म होता ही नहीं है और इसीलिए उनको अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसलिए जब भी हम ग्रामर पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे साथ सकर्मक क्रिया आ रही है कि अकर्मक क्रिया आ रही है। अगर सकर्मक क्रिया आ रही है तो प्रयास करें कि उसके साथ कर्म भी डालें।
मोहन पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है ना, तो बोलिए कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन रामायण पढ़ते हैं, मोहन गीता पढ़ते हैं। क्योंकि पढ़ना जो है सकर्मक क्रिया है, और सकर्मक क्रिया वांट कर्म, ऑब्जेक्ट उसको चाहिए। वही मोहन सोता है, क्या सो रहा है नहीं पता। मोहन जागता है, क्या जाग रहा है नहीं पता। तो इसलिए बहुत से सकर्मक क्रियाएं होंगी, बहुत से अकर्मक क्रियाएं होंगी, और उनको समझना जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, कुछ क्रियाएं जो होती हैं दो कर्म वाली होती हैं। तीन तरह की हमने सेंटेंस देखे हैं। पहला सेंटेंस वो जो अकर्मक क्रिया होगी उसमें कोई कर्म नहीं होगा। दूसरा सेंटेंस वो जो सकर्मक क्रिया वाली होगी उसके साथ एक कर्म होगा। और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिस सेंटेंस में दो कर्म होते हैं, उनको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता ने रोटी खाई, इस वाक्य में कर्म एक ही है, रोटी। इस वाक्य में सेंटेंस का जो नाउन है वो सीता हो गया, और खाई जो है वर्ब हो गया, और क्या खाई? रोटी खाई। सो यहाँ पर एक ही कर्म है। किंतु मैं राम को वेद पढ़ाता हूं, यहां पर दो कर्म है। मैं तो हो गया, कर्ता कर्म में आ गया, और कर्म में क्या हो गया? राम को क्या पढ़ाता हूं? वेद पढ़ाता हूं। तो दो कर्म हो गए यहाँ पे, राम को और वेद। तो ये द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, और इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा जब हम वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, वाच्य परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ अकर्मक क्रिया की यहाँ पर एग्जाम्पल है, कुछ सकर्मक क्रिया के यहाँ पर एग्जाम्पल है। कुत्ता भौंकता है, क्या भौंकता है? कोई आंसर नहीं, क्या भौंकता? भौंकता है। कविता हंसती है, क्या हंसती है? किस पर हंसती है अलग है, क्या हंसती है? नो आंसर। टीना सोती है, क्या सोती है? किस पर सोती है, या इसका आंसर है। किस तरीके से सोती है, इसका आंसर है। कब सोती है, इसका आंसर है। क्या सोती है, तभी तो आपका कर्म निकलेगा। अगर कर्म निकालना है तो उसके लिए क्या लगाना है। क्या सोती है, नहीं पता। बच्चा रोता है, क्या रोता है? रोता क्या है, क्या है? रोता है। आदमी बैठा है, क्या बैठा है? बैठा है भाई। सकर्मक क्रिया। मैं लिखता हूं, जैसे आप बोलेंगे कि मैं लिखता हूं, सामने वाले को लगता है इट्स इनकम्प्लीट सेंटेंस। या तो आप फुल सेंटेंस बोलिए, और नहीं तो सामने वाला पूछेगा क्या लिख रहे हैं, बोलेंगे लेख लिखता हूं। सुरेश खाता है, क्या खाता है? मिठाई खाता है। मीरा लाती है, क्या लाती है? फल लाती है। भौरा फूलों का पीता है, क्या पीता है? रस पीता है। तो जब भी सेंटेंस में क्या लगाने से आंसर मिल रहा है, सकर्मक क्रिया है, और अगर कर्म नहीं मिल रहा है, अकर्मक क्रिया है। अब व्युत्पत्ति की दृष्टि से ये चार प्रकार के क्रियाएं हैं, और इनको समझना आवश्यक है। अगर हम इनको समझेंगे तो हमारा ट्रांसलेशन बनाने का काम आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर ये चीजें हमें ट्रांसलेशन के समय में सीखनी पड़ेगी। इसलिए एक एक करके मैं पहले हिंदी में ही बता रहा हूं। पहला जो है संयुक्त क्रिया है। जो क्रियाएं दो या दो से अधिक धातुओं को मिलकर बनी हो, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त समझ रहे हैं ना, दो को जोड़ देने संयुक्त हो जाता है। तो जहां पे दो क्रियाएं साथ साथ चल रही हो, एक साथ आई हो, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें दो क्रियाएं साथ साथ आती हैं, और वो जरूरी भी होती हैं, तो उनको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया, यहां पर दो 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 क्या क्या हो रहा है? एक तो खाना हो गया, और एक खा लिया हो गया। खाना तो छोड़ दीजिए, खाना खा लिया, मतलब खाना, खा एक अलग से भी वर्ब है, और लिया एक अलग से वर्ब है। क्या लिया? खा लिया। तुम घर चले जाओ, एक तो वर्ब चले हो गया, और दूसरा वर्ब जाओ हो गया। दो वर्ब यहां पर हो गए, दो क्रियाएं यहां पर हो गई। मीरा स्कूल चली गई, एक तो चली हो गया वर्ब, और एक गई वर्ब हो गया। वह खाना खा चुका है। खाना तक तो ठीक है,
खा और चुका है, 2 वर्ब हो गए यहाँ पे। तो इस तरीके से बहुत से ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें 2 वर्ब आते हैं, हमें समझ में नहीं आता, हम कभी अनुभव नहीं करते हैं कि इसमें 2 से वर्ब आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। तो जहां पर भी 2 वर्ब आ रहे हैं उनको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया, संज्ञा और विशेषण से जो बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। बहुत सी क्रियाएं ऐसी होती हैं जो असली रूप में क्रिया नहीं होती है, बट उसको संज्ञा या विशेषण से उसको क्रिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बनाया जाता है, शब्द का परिवर्तन होता है। तो बहुत से शब्द के परिवर्तन होते हैं और उनसे जो अगर क्रिया बन जाती है उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे राधा कक्षा में बहुत बतियाती रहती है। बात करना जो होता है एक अलग चीज होता है, और यहाँ पर क्या है, बतियाती रहती है। एक बात करने की एक क्वालिटी है और उसको यहाँ पर नाम धातु के रूप में बनाया गया है। प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रियाओं के प्रयोग से यह पता चलता है कि कर्ता खुद कार्य न करके किसी और से कार्य करवा रहा है या किसी और को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। होता यह है कि कई बार हम स्वयं कार्य करते हैं और कई बार हम किसी और के द्वारा वो कार्य करवाते हैं। Sometimes we do the job ourselves or we direct others to do the job, to perform the job. तो जब हम किसी और से कार्य करवाते हैं अपनी प्रेरणा देकर के करवा रहे हैं ना, क्योंकि कार्य जो है मेरे मन का क्रिएशन है, मैं कार्य ऐसा चाहता हूं और वैसा मैं डायरेक्शन देके करवा रहा हूं। So I am motivating him to do the things, I am giving direction to do the things. So यहाँ पर हम प्रेरणा दे रहे हैं किसी को कार्य करने के लिए। तो जब भी हम किसी से कोई कार्य करवाएंगे प्रेरणार्थक क्रिया उसको कहते हैं। जैसे अध्यापक बच्चे से पाठ पढ़वाते हैं। अध्यापक अगर स्वयं पाठ पढ़ते हैं तो अलग बात है, वो स्वयं क्रिया कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं हो रहा है। अध्यापक बोल रहे हैं बालक उठ करके वो पाठ पढ़ो, मतलब अध्यापक के बोलने से, उनकी प्रेरणा से वो लड़का पढ़ रहा है। तो अध्यापक बच्चे से पाठ पढ़वाते हैं। मैंने राधा से पत्र लिखवाया, या तो लिखने नहीं आता होगा, नहीं तो उंगली खराब होगी, और नहीं तो अच्छी राइटिंग की जरूरत होगी, जो भी होता हो, तो किसी और से पत्र लिखवा रहे हैं। राधा ने कृष्ण से बांसुरी बजवाया। वैसे कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान तब बांसुरी बजा रहे हैं जब राधा कह रही है। तो राधा के कहने से अगर कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं तो ये प्रेरणार्थक क्रिया होगी। और सिर्फ अपने मन से भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, प्रेरणार्थक नहीं है, सामान्य क्रिया होगी। तो इस तरीके से बहुत सी प्रेरणार्थक क्रियाएं भी प्रयोग में लाई जाती है। उसके बाद से पूर्वकालिक क्रिया है, जब कर्ता एक काम को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाए तब उसे पहले एक समाप्त हो चुकी होती है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक मतलब पहले किया हुआ कार्य, पूर्व मतलब पहले, कालिक मतलब समय होता है, और कार्य मतलब पहले किए हुए कार्य को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसका मतलब पहले क्रिया के बाद दूसरी क्रिया के आने की संभावना बन रही है। तो जब कर्ता एक काम समाप्त करके तुरंत दूसरा काम करने लग जाए तो पहली वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। कैसे? पुजारी ने नहाकर पूजा की, पुजारी ने पूजा की, ये सेंटेंस है। पुजारी ने पूजा की, कब पूजा की? नहाकर, मतलब नहाने के बाद वो पूजा कर रहे हैं, बिना नहाए नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहाकर जो है वो पूर्वकालिक क्रिया हो गई। चोर सामान चुराकर भाग गया, चोर भाग गए, ये सामान्य क्रिया है। कब भाग गए? चुरा करके भाग गए, पहले चुराए और तब भागे। तो इसमें चुरा कर जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है। ऐसा देखा गया है कि पूर्वकालिक क्रिया में लगभग ये प्रत्यय कर लगा होता है। ये कर, नहा कर, चुरा कर, देख कर, खा कर, पढ़ कर, पहुंच कर, बैठ कर, खा कर, खेल कर, खा कर, ये जितने भी कर अगर लगे हैं तो समझ जाइए कि पूर्वकालिक क्रिया है। तो इस तरीके से
अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्रिया को हिंदी में समझे। अब अगर हिंदी में समझ में आ गया हो तो अब हम क्रिया को इंग्लिश में पढ़ते हैं। मिलते हैं इंग्लिश में, तब तक के लिए जय श्री राम।